हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो हम लोग कक्षा 12वीं का जो इंग्लिश का पेपर हुआ, हाफ ईयरली पेपर 2023-24 यूपी बोर्ड का, इस पेपर को आइए हम लोग चेक करते हैं कैसे क्वेश्चन दिया गया है इसमें, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। और यह जो पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। इसमें से निश्चित तौर पर आपके यूपी बोर्ड में भी क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। पूरे प्रश्न पत्र को देखें और प्रत्येक क्वेश्चन के हम उत्तर भी आपको बताते चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे समय 3 घंटा 15 मिनट, मैक्सिमम मार्क 100 मार्क्स। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके अलग अलग सेक्शन में बटे हुए हैं। सेक्शन ए रीडिंग स्किल है, सेक्शन बी राइटिंग स्किल है, सेक्शन सी ग्रामर है, और सेक्शन डी आपका लिटरेचर यानी प्रोज पोइट्री और विस्तार से क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन ए रीडिंग स्किल है, जो कि अनसीन पैसेज दिया गया है, और उस अनसीन पैसेज से आपको 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं। सभी के मार्क उनके सम्मुख है। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। गुड डीड्स मे बी डन बाय एनीवन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, द सोल्जर्स इन बैटलफील्ड, बाय द वुमेन्स इन द होम, द नर्स इन द हॉस्पिटल, द बॉय एट स्कूल। ये आपका पैसेज दिया गया है। अब इस पैसेज में देखिए क्या बोल रहा है। गुड डीड्स मे बी डन बाय एनीवन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, बाय द सोल्जर्स इन बैटलफील्ड्स, by the woman in the home, the nurse in the hospital, the boy at school, or the inventor in the laboratory। माने जो गुड डीड होता है, अच्छा कार्य जो होता है, डीड माने कार्य होता है, अच्छे कार्य जीवन के किसी क्षेत्र में कोई इंसान कर सकता है, कोई भी कर सकता है। जैसे देखिए इन सोल्डर्स इन बैटल फील्ड, जो सोल्डर लोग होते हैं, सैनिक होते हैं, युद्ध के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं। और जो वुमेन्स होती हैं घर में, और जो नर्स होते हैं हॉस्पिटल में करते हैं, और जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट होते हैं वो अपने स्कूल में करते हैं, और जो खोजकर्ता होता है, आविष्कारक होता है, वो लेबोरेटरी में करता है। तो सच परफॉर्मेंस इज़ द हैप्पीनेस बोथ ऑफ द डूअर एंड दोज ऑफ हुम इट इज डन। तो इस प्रकार के जो प्रदर्शन होते हैं, ऐसा प्रदर्शन करने वाले और जिनके लिए ये किया जाता है, दोनों के लिए क्या होता है, खुशियों से युक्त होता है, खुशी होता है दोनों के लिए। आगे देखिए बताया कि द मेमोरी ऑफ अ गुड डीड इंस्पायर्स अदर टू डू लाइकवाइज विथ देयर फेलो मैन। तो अच्छे कार्य की जो स्मृति है दूसरों को भी अपने साथियों के साथ वैसा ही करने के लिए क्या करता है, इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। यानी कि जो अच्छा कार्य होता है इंसान को हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जो अच्छे कार्य कर चुके व्यक्ति होते हैं। अब ये देखिए पैसेज है, और पैसेज पर आधारित नीचे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। देखिए ए वाला दिया कि वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड लेड टू, अर्थात जो अच्छे कार्य का प्रदर्शन है ये कहाँ लेकर के जाता है किसी इंसान को। देखिए जो अच्छे कार्य का प्रदर्शन है हमेशा हमारे लिए खुशियाँ लेकर के आता है। जीवन में दिया है यहाँ पे गुड डीड में बी डन बाय एनीवन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, अनेक अनेक क्षेत्रों में, बट आगे दिया है कि सच परफॉर्मेंस इज़ द हैप्पीनेस बोथ ऑफ डूअर ऑफ दोज, यानी कि जो करने वाला है और जिसके लिए किया जाता है दोनों के लिए खुशियों से भरा होता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, द गुड डीड which is done by anyone in their life which provides prosperity and happiness, जो क्या हमें देता है, खुशी और समृद्धि प्रदान करता है। बी वाला क्वेश्चन देखें, व्हाट डज द मेमोरी ऑफ अ गुड डीड डू, यानी कि अच्छे कार्य की जो स्मृति होती है, अच्छे कार्य की स्मृति हमें क्या करती है। तो अच्छे कार्य की स्मृति हमें ये कहती है कि जो भी बुद्धिमान व्यक्ति हमसे पहले कर चुके हैं वैसा ही अच्छा कार्य हम भी करें। तो द मेमोरीज ऑफ अ गुड डीड इंस्पायर अस अदर टू डू लाइक वाइज विथ देयर फेलो मैन, अन्य साथियों की तरह हम भी वैसा ही कार्य, अच्छे कार्य करें। इस तरह से सी वाला देखिए क्या पूछा कि व्हाट वर्क हैज बीन डन बाय एनीवन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, किसी के द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं किसी अलग अलग क्षेत्र में। तो इसका आंसर वही है कि जो सिपाही होता है युद्ध के क्षेत्र में, जो एक वोमेन होती है अपने घर में, बाई सोल्डर्स इन बैटल फील्ड, बाई वोमेन्स इन द होम, द नर्स इन हॉस्पिटल, बॉय इन स्कूल,
एंड इन्वेंटर इन लेबोरेटरी, ये इनके द्वारा अच्छे कार्य किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। और डी का दिया है कि वेयर डज ए नर्स वर्क, तो नर्स वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, इसका आंसर हो जाएगा। ई का देखिए दिया है फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ सैडनेस, सैडनेस का अपोजिट पूछ रहा है, सैडनेस माने दुखी, तो इसका अपोजिट क्या होगा, हैप्पीनेस होगा। और तीसरा दिया है कि फाइंड आउट द सेम मीनिंग ऑफ जॉय फ्रॉम द पैसेज, तो माने जॉय का मीनिंग क्या होगा इस पैसेज के अनुसार, तो इस पैसेज में हैप्पीनेस का जिक्र किया गया है, यहाँ पे देखिए हैप्पीनेस का, तो जॉय का जो आपका साइनोनिम होगा वो हैप्पीनेस होगा। तो इस तरह से जो पहला अनसीन पैसेज आएगा, थोड़ा लंबा पैसेज होता है, ये टोटल आपके 15 नंबर के पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसा कि इस पेपर में भी आया हुआ है हाफ ईयरली के। अब यहाँ से देखिए सेक्शन बी जो स्टार्ट है, किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। अब ये आपको लेख लिखना है, निबंध आया हुआ है। डोवरी सिस्टम 10 नंबर के हैं, डोवरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट। द बुक विच यू लाइक मोस्ट, पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, आप तीनों कवर कर लें, हमारे चैनल पर भी आपको मिल सकता है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एक्सप्लेनिंग टू हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक एंड बैलेंस्ड डाइट फॉर कीपिंग गुड हेल्थ, यानी कि यहाँ पे आपको अपने लिटिल ब्रदर को लेटर लिखना है, उसके डाइट को, उसके स्वास्थ्य को और मॉर्निंग वॉक को ध्यान में रखते हुए आपको लेटर लिखना है। ए है अथवा ऑप्शनल ये, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रिक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेक डाउन ऑफ पावर सप्लाई इन योर लोकालिटी, माने आपके लोकालिटी में आप जहाँ रह रहे हैं इधर उधर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा ब्रेकअप हो रहा है, लाइन कट रही है, विद्युत सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो आप कंप्लेन लेटर लिखें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो ऐसा पेपर भी आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आया हुआ लेटर है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ से देखिए सेक्शन सी जो ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो गया। ग्रामर का प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या आया हुआ, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ से देखिए साइंटेक्स दिया गया है, यहाँ से अब प्रश्न संख्या देखिए जो 4 दिया गया है, अब यहाँ से साइनोनिम एंटोनिम साइंटेक्स पर आधारित तमाम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए कि इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों में से एक विकल्प सही है, उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए 2-2 नंबर का दिया है। ए वाला दिया है कि द साइनोनिम ऑफ मॉनेटरी, मॉनेटरी का ए जो है साइनोनिम पूछ रहा है, पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। मॉनेटरी माने होता है एक मुद्रा होती है, पैसे की बात कर रहा है, मुद्रा। तो देखिए फिजिकल, स्टेशनरी, बोरिंग माइंड, तो इसमें जो राइट आंसर होगा पहला फिजिकल, फिजिकल माने होता है वित्तीय या मुद्रा से संबंधित, तो साइनोनिम मॉनेटरी का जो साइनोनिम होगा फिजिकल होगा, ए फर्स्ट वाला विकल्प राइट हो जाएगा। बी वाला देखें द एंटोनिम ऑफ पैट्रियट, पैट्रियट का आपको विलोम शब्द है, पैट्रियम माने देशभक्त होता है पैट्रियट, और ट्रेटर माने होता है देशद्रोही, तो ये चौथा वाला विकल्प आपका इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद सी वाला देखिए ए फ्रेज, ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स क्या होता है, ए बोन ऑफ कंटेंशन माने होता है झगड़े की जड़। तो देखिए 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया है, चारों में जो राइट आंसर होगा तीसरा वाला होगा रीजन ऑफ क्वारल, रीजन ऑफ क्वारल माने होता है किसी झगड़े की जड़। अब डी का देखिए क्वेश्चन, ही डाइड फ्रॉम कॉलरा, व्हिच वर्ड्स इन द सेंटेंस इज एन एरर। अब यहाँ पर कोई न कोई त्रुटि दिया है, मिस्टेक दिया है, ये साइंटेक्स का क्वेश्चन आया है ग्रामर का। तो इस सेंटेंस में ही डाइड फ्रॉम कॉलरा में क्या गलती है, डाइड है, ही है, फ्रॉम है, नन ऑफ द दीज, तो ये तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा फ्रॉम। यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगना चाहिए था, यहाँ पे ऑफ लगना चाहिए था या विथ होना चाहिए था, तो ये थर्ड वाला यहाँ पे गलत किया गया है। ई वाला देखें दैट विच कैन नॉट बी टेम्ड, माने जिसे पाला ना जा सके वो क्या कहलाता है। यहाँ पर देखिए मिल्ड, माइल्ड काउ, नन ऑफ दिस विल्ड, तो यहाँ पे विल्ड उसको जंगलीपन कहते हैं, जंगली। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का ए देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच आ गया। देखिए यहाँ से 2 नंबर का कोई एक करना है, 2 क्वेश्चन दिया गया है कि ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी,
तो इस तरह के जो सेंटेंस यहाँ पर है ये देखिए आपके इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में सैड टू को हम किस में बदलते हैं, वाक्य के भाव के अनुसार। चूँकि प्लीज प्रार्थना कर रहा है इसलिए रिक्वेस्टेड लगा देंगे, ही रिक्वेस्टेड मी। अब प्लीज इत्यादि शब्द को हटा दिया जाता है और यहाँ पर टू कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, टी यू। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, यहाँ पर जो मी पर्सन है इसके अनुसार आप फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन ही के अनुसार बदलेंगे तो हिम हो जाएगा। दूसरा देखिए, रवि सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो यहाँ पर साइड टू को हटा करके आस्क्ड करिए, और यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य है व्हाट हाउ वेयर से शुरू है तो यहाँ पे इफ वेदर ना लगा करके इन्हीं कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। व्हाट से ही काम चलाएंगे, बाकी टेंस इत्यादि में परिवर्तन होगा, पर्सन में परिवर्तन होगा। तो इसका सही आंसर क्या लिखेंगे, रवि आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग हियर का कर दीजिए देयर जो लिखा गया है। अब बी वाला क्वेश्चन देखिए, बी दिया है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंस एज डायरेक्टेड। यहाँ पर अब सिंथेसिस आ गया, अलग अलग 2 नंबर का कोई एक करना है। पहला दिया गया माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट, यानी मेरा जो दोस्त है वो बुद्धिमान नहीं है, मेरा दोस्त परिश्रमी नहीं है, मेहनती डिलीजेंट नहीं है। इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। तो ऐसे जब आपको वाक्य देखने को मिले जो कि दोनों निगेटिव में है तो नाइदर नार का प्रयोग करते हैं या आइदर आर। यहाँ पर नाइदर नार का प्रयोग होगा चूँकि निगेटिव में है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आप देंगे, नाइदर माई फ्रेंड इंटेलिजेंट नार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट नार डिलीजेंट, ना तो वो परिश्रमी ही है। दूसरा देखिए, आई सा मैन ही वॉज मैड। तो इसको जब सिंपल में बदलेंगे तो यहाँ पर मैंने जिस व्यक्ति को देखा वो पागल था, यानी कि एक खासियत बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे मैड को एडजेक्टिव की भांति प्रयोग करेंगे। तो उस एडजेक्टिव को हम लोग क्या करते हैं कि पहले वाक्य में जो नाउन होता है उसके जस्ट बगल में रख दिया जाता है जिसकी विशेषता को बताया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई सा ए मैड मैन। यहाँ पे आप मैड को उठा के रख देंगे, हो जाएगा इसका आंसर। अब सी वाला देखिए, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट्स। यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आ गया, कोई एक करना है। पहला वाला दिया है ही डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, पैसिव वॉइस में आया हुआ है। देखें ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव, तो ए पुअर मैन, द पुअर मैन सबसे पहले आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाई हिम। तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, हेल्प्ड हो जाएगा। अब दूसरा वाला देखें, जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, कंपैरेटिव डिग्री में आया हो, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग क्या करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। तो जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, ये पॉजिटिव डिग्री है चूँकि सो एज का प्रयोग किया गया है, मतलब कि दिल्ली जो है वो जम्मू से ज़्यादा गर्म है। तो इसका आंसर क्या होगा, दिल्ली इज हाटर। जब आप पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तो हाट का हाटर हो जाएगा और सुपरलेटिव तो हाटेस्ट होगा। तो दिल्ली इज हाटर देन जम्मू हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, डी वाला, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये कोई त्रुटि है आपका, कोई न कोई मिस्टेक है, इसको करेक्ट करना है, करेक्शन करना है। पहला देखिए, ए मैन इज मार्टल, मैंने ये देखा कि एक आदमी नश्वर होता है। तो देखिए जब कोई बात कॉमन होती है, जब कोई कॉमन नाउन होता है तो वहाँ आर्टिकल नहीं लगाया जाता। आर्टिकल माने ए एन और द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब कोई भी कॉमन नाउन बहुत ही व्यापक रूप में हो। जैसे मैन एक आदमी सबके लिए है ना, आदमी नश्वर होता है, मार्टल होता है, तो उसके पहले हमें ए नहीं लगाना है। इसका आंसर यही होगा, मैन इज मार्टल। दूसरा दिया है कि लखन इज सीनियर देन मी, तो इसमें जो त्रुटि किया है देन का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। देखिए जहाँ पर सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर यानी कि लास्ट में IOR आ जाए स्पेलिंग के, तो वहाँ पे हम लोगों को देन नहीं लगाना बल्कि टू का प्रयोग करना है। इसका सही आंसर क्या होगा, लखन इज सीनियर टू मी।
एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ई वाला क्वेश्चन, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। अब यहाँ से वाक्य प्रयोग आया है, यानी कि एक जैसे वर्ड्स हैं लेकिन इनका वाक्य प्रयोग, इनका अर्थ अलग अलग होगा। पहला जैसे दिया है कि देखिए फेयर और फेयर दोनों का असर, FARE फेयर माने तो होता है किराया, और FAIR फेयर माने मेला होता है। तो इसका वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में कोई भी आप बना सकते हैं, जैसे FARE फेयर, फेयर माने किराया, तो आई पेड माई फेयर। और दूसरा फेयर दिया है FAIR फेयर माने मेला, तो किरण इज गोइंग टू फेयर विथ हर पेरेंट्स। और दूसरा दिया है देखिए जीलस और जीलस। जब जीलस JEA से शुरू हो तो आपको पता है कि जीलस माने ईर्ष्या होता है, और जब जेड से शुरू हो तो जीलस माने उत्साही होता है, खुशी होता है। तो जीलस यानी कि ही इज वेरी जीलस टू मी, मुझसे काफ़ी जीलस करता है, और या जीलस है, कोई भी वाक्य बना सकते। और दूसरा जो जीलस दिया है उत्साही दिया है, तो इसका कोई बना दीजिए, द जीलस स्टूडेंट गाट देयर प्राइज। जो उत्साही स्टूडेंट है अपने पुरस्कार को प्राप्त किए, कुछ भी बना सकते हैं। और यहाँ से देखिए प्रश्न संख्या 6 जो है ट्रांसलेशन आ गया, 5 नंबर का ये क्वेश्चन लिखे दिया है। महात्मा गांधी अपने समय के सबसे महान पुरुष थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है, महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। तो ही वाज बॉर्न एट पोरबंदर गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। आगे देखें, उनके पिता एक रियासत के दीवान थे। हिज फादर वाज द दीवान ऑफ ए स्टेट, स्टेट माने होता है रियासत। वह वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए, यानी कि ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ। फिर आगे देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा को ही सर्वोत्तम हथियार माना। तो क्या हो जाएगा, ही कंसिडर्ड, माना माने कंसिडर्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एट द बेस्ट वेपन्स, वेपन्स माने हथियार, फॉर अचीविंग फ्रीडम ऑफ इंडिया, यानी कि स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। फिर आगे देख दिया है कि अंत में सत्य और अहिंसा की विजय हुई, अर्थात इसके पहले देखिए दिया है कि उन्होंने असहयोग तथा सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किए। ही स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन एंड सत्याग्रह मूवमेंट। फिर अंत में सत्य और अहिंसा की विजय हुई। एट लास्ट ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वेयर विक्टोरियस, और ब्रिटिश साम्राज्य को हार स्वीकार करनी पड़ी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एंड ब्रिटिश एम्पायर हैड टू एडमिट डिफीट, और भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। तो ये देखिए ग्रामर का पोर्शन था। इसके बाद यहाँ से लिटरेचर शुरू होता है, प्रोज, पोइट्री और विस्तास का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। 7वां क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स इन ईच। 8 नंबर का दिया है, 2 क्वेश्चन करने हैं इसमें से। और सभी प्रश्न उत्तर हमारे चैनल पर अपलोड हैं, सच्चिदानंद लर्निंग चैनल पर आप जाकर के चेक कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश क्लास 12th का प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं प्रोज, पोइट्री तथा ग्रामर और विस्तास के क्वेश्चन। देखें यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, यानी जो मुकेश है अपने जीवन में क्या बनना चाहता था। ये आपके लास्ट स्प्रिंग का चैप्टर है, दूसरा अप्रोच का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो जानते हैं कि मुकेश जो है चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता था, गरीब था। मुकेश वाज बिलोंग्स टू अ मेकर्स, बैंगल मेकर्स सन, एंड ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ। अपने जीवन में मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। अपने परिवार वालों से वो जो उनके परिवार का जो बिजनेस था माता पिता का चूड़ियों बनाने का, जो कि तपती भट्टियों में चूड़ी बनाने का काम करते थे, उसको नज़रअंदाज करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मैं भी वहीं घुटन भरी जिंदगी इसी तरह से काल कोठरी में तपती धूप, तपते इतने टेम्परेचर पर मैं रहूं और ये बिजनेस करूं, अलग हट करके। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लायर्स,
गांधी जी वकीलों को क्यों फटकार लगाई थी। तो वहाँ पे इंडिगो चैप्टर का है, उसमें गांधी जी ने वकीलों को इसीलिए फटकार लगाया था कि जो वकील थे, जो शेयर क्रापर गरीब किसान थे, शेयर क्रापर बटाईदारी थे, उन लोगों से मोटी रकम वसूलते थे छोटी छोटी बातों को लेकर के अदालतों तक जाने में, इसीलिए डांटे थे। तो गांधी जी चाइल्ड द लायर्स बिकॉज दे कलेक्टेड बिग फी फ्रॉम द पुअर शेयर क्रापर्स, उन बेचारे गरीब बटाईदारों से। फिर आगे क्वेश्चन दिया कि बी वाला, व्हाट डिड हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, पहला ही चैप्टर। हैमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में क्या क्या कहे। देखिए, तो हैमल ने ही बोला था कि जो फ्रांसीसी भाषा है ये दुनिया का सबसे अच्छा और तार्किक भाषा। सो एम हैमल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फिर आगे क्वेश्चन दिया है, देखिए कि हु वाज द ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम, यानी चूहेदानी विक्रेता कौन था, चूहेदानियों को कैसे बनाता था। तो द ट्रैप से आपके प्रोच का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, सभी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो द ट्रैप सेलर वाज अ पेडलर एंड अ थीफ, तो चोर था विक्रेता भी था। He made those rat traps himself from the materials he got by beggings in the stores or farms, चाहे वो फार्मों से, मिलों से, चाहे स्टोरों से, गोदाम दुकानों से मिल जाता था, जो भी वस्तुएं सामान इत्यादि उन्हीं से बनाया करता था ये चूहे दानिया स्वयं। अब देखिए प्रोज का प्रश्न संख्या 8 लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 नंबर का है। एक दिया है कि डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ। तो जो डगलस थे, डीप वाटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। जो डगलस है उनका क्या संघर्ष जारी रहा उस तालाब में जो कि डूब रहे थे, और कोई लड़का उनको ढकेल दिया था पानी में, मौत के कगार पर पहुंच गए थे, फिर उन्होंने अपने प्राण को कैसे बचाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए उस समय क्या हुआ था, जो YMCA तालाब था उनकी मदर तो मना करती थी मत जाओ वहाँ पे, लेकिन वो नहीं माने, वो तो तैरना सीखना चाहते थे। तो उन्होंने उस तालाब पर गए और इंतज़ार कर रहे थे किसी का कि कोई आए और मैं इसमें तैरना सीखूं। लेकिन हुआ क्या कि कुछ देर के बाद एक भारी भरकम शरीर वाला हट्ठा कट्ठा लड़का आया और उनको सीधे पानी में ढकेल दिया। उनको लगा कि मैं अब तो मर जाऊंगा, और सीधे पानी के अंदर चले जा रहे थे। बहुत तरकस अपनाई, पैर हाथ पांव चला रहे थे, चिल्लाए लेकिन कोई नहीं सुना, चारों तरफ वाटर ही वाटर था। और उन्होंने एक आइडिया ये बनाया कि चलो बॉटम पर अपने पैर से प्रहार करो, शायद ऊपर चले आओ और प्राण बच जाए। लेकिन हुआ नहीं, वो सेंसलेस हो गए, बेहोश हो गए, और अंततोगत्वा जोर से चिल्लाए और कोई तब तक आया और उनको आखिरकार बचा लिया। इस तरह से उनका जीव। इसके क्वेश्चन, इसके आंसर को आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, हमने अच्छे से समझाया है। बी वाला देखिए दिया है कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द कंपेल्ड हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर फॉर राइक पिकिंग्स। तो साहब कौन था और कौन सी व्यवस्था उन लोगों को क्या प्रॉब्लम या जो क्या है कथानक जो कि काफ़ी विवश किया दिल्ली के गलियों में कूड़ा कचरा रैक पिकिंग का काम करने के लिए। तो साहेब वाज अ रैक पिकस, कूड़ा कचरा बटोरने वाला लड़का था। हु बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, गरीब परिवार से संबंधित है। और इनकी जो गरीबी थी, पॉवर्टी कंपेल्ड हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर राइट पिकिंग्स, गरीबी ही इनको विवश कर दिया कि कूड़ा कचरा बटोरने के लिए। और लालच में ये लोग पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ के अपना दिन भर राइट पिकिंग का कार्य करते, और उनमें कभी कदार एक या नोट भी मिल जाया करता था जो कि उनके लिए काफ़ी हुआ करता था, किसी सोने से बढ़ कर के उम्मीद से भरी हुई ये चीज़ होती थी जो कि दिन भर ये बच्चे बटोरते रहते थे, कलेक्ट करते रहते थे कूड़ा कचरा। उनके जीविकोपार्जन का एकमात्र सहारा था। इसका क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं हमारे जाकर के प्लेलिस्ट पे। प्रश्न संख्या आइए 9वां देखिए, यहाँ से इंग्लिश पोएम का क्वेश्चन दिया गया है। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। 6 मार्क का है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर यूर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बावर quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing.
तो ये जो पोयम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम से है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, सुंदर वस्तुएं सदैव सदा सदा के लिए खुशहाली वाली होती हैं और लवलीनेस इंक्रीजेस, इनकी सुंदरता जो है लगातार बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये शून्यता में कभी समाप्त नहीं होती। बट विल कीप पावर क्वाइट फॉर अस, लेकिन हमारे लिए एक कुंज की शांति प्रदान करती हैं, एक सुखद निद्रा प्रदान करती है, स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, क्वाइट ब्रीथिंग, और हमारे लिए एक शांत निश्चल श्वसन प्रदान करती हैं। तो इन पर आधारित ये देखिए नीचे क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये सुंदर वस्तुओं के बारे में कवि क्या उसकी विचार है, उसका बारे क्या सोच है, क्या महसूस करता है। देखिए अकॉर्डिंग टू पोएट ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस जो है एटर्नल जॉय, हमें अनंत खुशी प्रदान करती हैं जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, और ये कंटिन्यूली इंक्रीजिंग करती हैं, नेवर एंड, कभी समाप्त नहीं होती। दूसरा है कि व्हाट डज द पोएट मीन्ट बाई इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, तो ये कभी समाप्त नहीं होती, इसका आशय क्या है पोएट के अनुसार। तो इसका आशय यही है कि ये जो सुंदर वस्तुएं होती हैं लगातार कायम रखती हैं। आई थिंक ऑफ ब्यूटी नेवर फेड्स अवे, कभी समाप्त नहीं, तो इट गिव अस हेल्थ, हमें स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, एंड एल्सो लाफिंग, और खुशियाँ प्रदान करती हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि इन व्हाट सेंस अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर, माने ये थिंग ऑफ ब्यूटी सदा सदा के लिए होती है, इसका क्या आशय है, क्या अनुभव है। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस जॉय, लगातार मिलने वाला जो खुशी होती है ये हमें ए थिंग ऑफ ब्यूटी से प्राप्त होती है। एंड इट्स ब्यूटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ती ही जाती है, कभी कम नहीं होती। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर आपके पोइट्री पर आधारित रहेंगे। प्रश्न संख्या 10 देखिए, राइट द सेंट्रल आइडिया एनीवन, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, ए आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों हमने चैनल पर कवर किया है, जाकर के विजिट कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 11 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 वर्ड्स, 8 नंबर के हैं, ये विस्तार से क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन दिया है, हु वाज हाना, हाउ डिड हाना मीट साहब सदाऊ, तो ये इनमी चैप्टर से आपके विस्तार का है। हाना कौन थी और वह सदाओ से कब कैसे मुलाकात हुआ उसका। तो हाना वाज ए ब्यूटीफुल जापानी गर्ल, सी मेट डॉक्टर सदाओ इन अमेरिका एट प्रोफेसर्स हाउस, अमेरिका में प्रोफेसर के घर पर उसकी मुलाकात डॉक्टर सदाओ से हुई थी, जब डॉक्टर सदाओ वहाँ पर सर्जरी विभाग में स्टडी करने के लिए उनके माता पिता वहाँ अमेरिका में भेजे थे, तो वहीं पर हाना से मुलाकात हुई, बाद में दोनों शादी कर लिए। इसके बाद आगे देखिए अथवा में दिया है कि डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से अंटार्कटिका का जो है जिक्र करना है, आपके विस्तार का क्वेश्चन है कि वहाँ पर कैसा वातावरण होता है। तो आपको बता दिया जाए कि वहाँ पर जो है मानव प्राणी नहीं रहते, देयर हैज नेवर अ ह्यूमन एक्साइटेंस ऑन अंटार्कटिका, क्योंकि वहाँ पर देखिए शीतलन बहुत है, गलन बहुत है। देयर आर नो ट्रीज, नो बिल्डिंग, नो बिलबोर्ड, वहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं, कोई बिल्डिंग इमारत नहीं, ना ही बोर्ड होता है। देयर आर ओनली आइस एंड आइस एवरीवेयर इन द क्रोर्स ऑफ अर्थ, धरती के बीच वहाँ पे परतों के बीच में ये बर्फ़ ही बर्फ़ छिपे होते हैं वहाँ पे। देखिए अब देखिए इस तरह से बी का दिया है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड, पहला ही चैप्टर है आपके विस्तार का द थर्ड लेवल का। तो थर्ड लेवल क्या था, थर्ड लेवल क्या था और कहाँ पर स्थित था ये पूछा जा रहा है। तो थर्ड लेवल वाज द सबवे व्हिच मूव्स फास्टर देन बस, एक उपमार्ग था जो कि बस से संभवतः अधिक चलता था, लेकिन फिजिकली इट वाज नॉट प्रेजेंट बट चार्ली क्लेम दैट इट आर फाउंड। तो चार्ली का ये दावा था कि ये पाया जाता है, लेकिन था नहीं वास्तव में। वो तो चार्ली के अनुसार थर्ड लेवल उसको ये भ्रम था कि है, एंड इट वाज सिचुएटेड एट अ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ये स्थित था। अथवा इसके ऑप्शनल में जो क्वेश्चन दिया कि व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शंस अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, तो आप इस विस्तार का सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग से है।
कि उसमें जो एस्ट्रोलॉजर है उसकी क्या भविष्यवाणी थी टाइगर किंग को लेकर के, जो वहाँ के राजा हुआ करते थे। तो भविष्यवाणी यही था कि जो टाइगर किंग हैं उनकी तो मौत होगा, बाघ के हाथों होगा। द एस्ट्रोलॉजर्स हैड प्रेडिक्टेड दैट द टाइगर किंग विल बी किल्ड बाई अ टाइगर। और क्या भविष्यवाणी किया था? द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट द 100th टाइगर विल किल द किंग। 100वां टाइगर जो है राजा को मार देगा, ये उसका प्रेडिक्शन था एस्ट्रोलॉजर का। 12वां क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन है। आंसर एनीवन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स में जवाब देना है। 7 नंबर का है, कोई एक दो क्वेश्चन दिया गया है। पहले देखिए, हाउ डिड डॉक्टर सदाउ सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर एंड डिड हाना हेल्प इन डूइंग सो। यानी कि जो डॉक्टर सदाउ थे, इनवी चैप्टर का है, वो कैसे उस अमेरिकन प्रिजनर का प्राण बचाते हैं और हाना क्या उनकी मदद की। देखिए क्या हुआ था कि अमेरिका और जापान एक दूसरे के दुश्मन थे और उस समय वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था। दुर्भाग्य से उस युद्ध में एक सैनिक अमेरिका का घायल हो जाता है, गोली लग जाती है उसको, और घायल अवस्था में वो किसी प्रकार से जापान के बॉर्डर में चला आता है। और इधर जापान के बॉर्डर में जैसे ही आता है, वहाँ पर समुद्र तट पर जो डॉक्टर सदाओ थे उनका घर हुआ करता था बगल में ही। तो उन्होंने देख लिया उसे लंगड़ते हुए, तो एज ए डॉक्टर होने के नाते उन्हें सोचा कि इसका इलाज कर दो, ट्रीटमेंट कर दो। और उस ट्रीटमेंट में उनकी पत्नी हाना भी काफ़ी मदद की थी साफ सफाई में। तो इस तरह से जो डॉक्टर थे थोड़ी देर के लिए सोचे कि अपने दुश्मन को इस तरह से इलाज मत करो, लेकिन बाद में इंसानियत आ गई। इंसानियत के नाते उन्होंने ट्रीटमेंट किया और उसके प्राण को बचाए। तो इस क्वेश्चन को आप डिटेल में हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। बी बोला था कि हु वाज सैम विनर। सैम विनर कौन था? व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। अपने पत्र में चार्ली को क्या लिखा था? देखिए सैम विनर जो था, सैम विनर ये फ्रेंड था चार्ली का। सैम विनर वाज द फ्रेंड ऑफ चार्ली। सैम रोट इन हिज लेटर टू चार्ली दैट ही वाज लिविंग ऑन द 3rd लेवल नाउ। तो वो यही पत्र में लिखा था कि वो तो 3rd लेवल पर रह रहा है, और मेरी उम्मीद है कि आप और आपकी जो पत्नी लुइसा है दोनों सकुशल होंगे और 3rd लेवल पर जरूर जाने की कोशिश करेंगे। तो ही हैड आल्सो सेड चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा टू कीपिंग फॉर 3rd लेवल। 3rd लेवल की तलाश करते रहे। इस तरह से प्रश्न का आंसर होगा, और इसका डिटेल हमारे चैनल पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। सो वेरी वेरी थैंक्स।